Hello, hello. Jai Hind to all of you. So today we are back with another session of essay discussion, essay या argument या report writing. The point is that we are doing some content enrichment प्रोसेस, ठीक है। उसमें वीडियोस के अंदर आपको कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा कंटेंट जो है वो मिलता रहेगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक। आज फटाफट हम लोग टॉपिक्स कर लेते हैं। जितनी छोटी वीडियो होगी उतना अच्छा रहेगा। कंटेंट पे ज्यादा हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हम लोग समझ पाए। अंडरस्टूड। सो लेट्स बिगिन विद टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज टू चाइल्ड पॉलिसी इन इंडिया। टू चाइल्ड पॉलिसी इन इंडिया, इसके ऊपर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है, आर्ग्यूमेंट आ सकता है। वैसे हमारे पास जो है ऐसे भी इसका पॉसिबल है। सो बेसिकली ये टू चाइल्ड पॉलिसी अगेन ये तो काफी टाइम से टू चाइल्ड पॉलिसी न्यूज में रहता है, बट इस बार क्यों न्यूज में रहा कि दिसंबर 2020 में, मतलब लास्ट ईयर ही व्हाट हैपेंड इज कि किसी ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है पीआईएल जो है वो फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में। कहा कि जितने भी लोग जो टू चाइल्ड पॉलिसी को फॉर एग्जांपल फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप गवर्नमेंट जॉब मत दीजिए उन लोगों को, सब्सिडीज मत दीजिए आप उन लोगों को, या राइट टू वोट, या फिर जो भी अधिकार दिए जाते हैं नॉर्मली, आप जो फैसिलिटीज देते हैं गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू, वो उनको मत दीजिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर दी गई थी। तो सरकार की तरफ से ये एक तरीके से स्टैंड लिया गया फ्रॉम दी हेल्थ मिनिस्ट्री एंड फैमिली वेलफेयर जो है उनका अपना जो स्टैंड था वो ये था कि हम लोग ये जो टू चाइल्ड पॉलिसी का पूरा सर्कमस्टांस है, या ये पॉलिसी जो है, इसको हम लोग लीगली एनफोर्स नहीं कर सकते, हम लोग किसी के ऊपर लीगली बाइंड नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत ज्यादा आगे शील्ड कर लेते हैं इस तरीके की। अगर कोई भी लीगली एनफोर्सेबल चीज की जाती है रिलेटेड टू टू चाइल्ड पॉलिसी, तो इशू क्रिएट हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और पता नहीं कितने केसेस पेंडिंग हो सकते हैं, ठीक है। सो ये स्टैंड किया गया था। तो अभी ये जो टॉपिक है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि अभी हम लोग इंट्रोडक्शन या किस तरीके से फैक्ट्स फिगर्स लिख सकते हैं या कंटेंट कैसे लिखेंगे वो हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग बात करेंगे कि सी चीज है, आज तक भी हमारे करंट सिचुएशन में अगर बात करें तो देयर इज नो नेशनल पॉलिसी कोई भी मैंडेट नहीं करती है कि आपको जो है दो बच्चों से ज्यादा आप फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकते। तो देयर इज नो नेशनल पॉलिसी। इवन दो कुछ लोकल बॉडीज हैं, हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, लोकल जो एक्ट्स होते हैं पंचायत के लेवल पे, सो उन्होंने कुछ ना कुछ नॉर्म्स रखे हुए थे कि आप जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट तभी करेंगे अगर आपके पास ये टू चाइल्ड पॉलिसी वाला सिस्टम होगा। ये सारी चीजें जो है ये बेसिकली कुछ इंडिविजुअल लोकल लेवल पे की गई थी, बट तब भी वहां पर भी बहुत ज्यादा एक तरीके से प्रोटेस्ट दिखाया गया था कि इस तरीके से होना नहीं चाहिए। तो नेशनल टू चाइल्ड पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं है, नंबर वन पॉइंट। और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इंडिया के अंदर इट इज स्टिल वॉलेंट्री इन नेचर, मतलब पूरा आपके पास फ्रीडम है टू डिसाइड कि आपने फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है, एक कपल ने किस तरीके से आगे फैमिली प्लानिंग करनी है उसकी बात और थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे कि नीड टू हैव सच टू चाइल्ड पॉलिसी, क्या जरूरत है हमें इस तरीके की पॉलिसी एप्ट करने की। तो ये जो चीज है ना, ये चीज बेसिकली आप चाहे 2 घंटे भी इसके ऊपर बहस कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में यही एक मेजर प्रॉब्लम आ रहा है दैट वी हैव सो मच ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी है, तो जितना भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे सोशल प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, ये सारी इस पॉपुलेशन के साथ जुड़ी हुई है, कंप्लीटली जुड़ी हुई है, ठीक है। सो क्या हमारी जरूरत है टू हैव दिस टू चाइल्ड पॉलिसी? लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस। अब हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस किसको सफर करने पड़ते हैं? ऑब्वियसली एक पूरी फैमिली है उसको फेस करना पड़ता है, और मोर स्पेसिफिकली मदर्स को, क्योंकि ज्यादा अगर आप मदर जो है वो अपना टाइम नहीं लेगी, है ना, अपना टाइम नहीं लेगी रिकवर करने के लिए अपनी हेल्थ को, तो उसको कुछ ना कुछ इश्यूज होते रहेंगे थ्रू आउट द ईयर्स, है ना। जितनी भी जिंदगी है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, उनकी मोर्टेलिटी रेट जो है वो बढ़ेगा, है ना। ओके, सो हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज, मोर्टेलिटी रेट ऑफ द मदर जो है वो ऑब्वियसली
रेज होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और जो बच्चे होते हैं वो भी अच्छे से स्वस्थ नहीं हो पाते हैं, तो वो भी एक इशू है, हेल्थ कॉन्सिक्वेंस बहुत बड़ा इशू होगा अगर 2 चाइल्ड पॉलिसी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा वी हैव फॉर एग्जांपल लिमिटेड रिसोर्सेज, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज यार, पहले ही इतना ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से वी हैव लैक ऑफ जॉब्स, रिसोर्सेज, गवर्नमेंट के हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, हर तरीके से बर्डन पड़ा हुआ है, अपना जो नेचुरल रिसोर्स है उसके ऊपर बर्डन पड़ा हुआ है ना। तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इनको आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन चाहे जितने भी अच्छे से कर लें, लेकिन अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी तो वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का भी कोई फायदा हो नहीं पाएगा। अंडरस्टूड हो गया, ठीक है। उसके बाद हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि अगर देखिए कम बच्चे होंगे, छोटी फैमिली होगी, तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा होगी। हमने खुद भी देखा हुआ है कि अगर किसी फैमिली में 4-4, 5-5 बच्चे हैं, बेचारे वो जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है, ठीक है। सो वो इस वजह से अच्छे से एजुकेशन लेवल पे खर्चा होगा, आपकी परवरिश पे खर्चा होता है, और एक गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो ऑब्वियसली रेज होता है हाई इसके अंदर। अगर जरूरत है, मतलब कि 2 चाइल्ड पॉलिसी अगर हम लोग अपना लेते हैं, एक छोटी फैमिली होगी, तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें जो है होंगी ही होंगी। अंडरस्टूड, ठीक है। अब ये एक ऐसे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, सो इस तरीके की जो पॉलिसी है, इसका सबसे जीता जाता जो एग्जाम्पल है या हमें देखने को मिलता है, वो हमें इंटरनेशनल लेवल पे चाइना में देखने को मिलता है, ठीक है। हमारे पास एटलीस्ट ये है कि हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही यंग पॉपुलेशन है, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना डेमोग्राफी, डेमोग्राफी डिविडेंड, डेमोग्राफी का डिविडेंड तभी मिलेगा जब उस डेमोग्राफी को यूज किया जाएगा, तभी तो डिविडेंड मिलेगा। अभी तक हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड एज सच उसको यूज नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि डेमोग्राफी तो है, मतलब यंग पॉपुलेशन तो है, लेकिन उसका डिविडेंड तो तभी मिलेगा ना जब उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, है कि नहीं। बट वी हैव डेमोग्राफी जो यूज की जा सकती है, जिसकी पावर्स को चैनलाइज किया जा सकता है, ठीक है। अब जिसकी पॉपुलेशन ही एज हो रही है, जिसकी ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वो अल्टीमेटली 5 साल 10 साल के बाद वो रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं कि इकोनॉमी स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे इंटरनेशनल लेवल एक्सपीरियंस अगर देखें तो वो encouraging रहा नहीं है 2 चाइल्ड पॉलिसी से रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो एक्शंस थे 2 चाइल्ड पॉलिसी को कंट्रीज के, वो काउंटर प्रोडक्टिव प्रूफ हुए, काउंटर प्रोडक्टिव प्रूफ हुए, और जिससे क्या हुआ, डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शन हो गया, डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शन हो गया। अब ये कैसे हुआ वो देख लेते हैं। देखिए, इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है दैट इज चाइना। चाइना की अगर हम बात करें तो इसमें देखने को मिलता है कि सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन जो है बहुत ज्यादा केसेस इसके आने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये बोल दिया जाएगा 1 चाइल्ड पॉलिसी चाइना में है, तो उसमें अगर ये बोल दिया गया कि अगर आपको एक ही बच्चा रखना है अपनी फैमिली के अंदर, आप प्लान कर सकते हैं, तो हर इंसान ये सोचेगा, मतलब मेजॉरिटी ऑफ जनता का यही थिंकिंग होता है कि लेट्स हम लोग जो होंगे, बेबी बॉय हमें चाहिए, बेबी बॉय चाहिए, क्योंकि एक ही करना है, हमने फैमिली प्लानिंग है ना। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अबॉर्शन होंगे, क्योंकि अगर बेबी गर्ल हुआ तो ऑब्वियसली वो चीजें होंगी। फिर और कई सारी चीजें चलना शुरू हो जाएंगी, जहां पे अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा इलीगल लेवल पे, कोशिश की जाएगी कि पहले ही सेक्स पता चल जाए कि कौन किस जेंडर का है वो बच्चा। तो इससे क्या होगा, अगर फीमेल हुई तो सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन होंगे। ये बहुत ही जनरल चीज है, बहुत ही ज्यादा देखी जाएगी, है ना, अगर इंडिया में भी इस तरीके से जबरदस्ती इंपोज कर दिया गया। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम जो चाइना में आया, वो आया एजिंग पॉपुलेशन का, ठीक है। अब बच्चे कम होंगे तो जो आगे की जनरेशन होगी वो इतनी ज्यादा नहीं होंगी, मल्टीप्लाई नहीं होंगे, तो उस बेसिस पे जो जनरेशन है प्रेजेंट, वो धीरे धीरे एजिंग ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन इन द फोर्स एंड फोर्स प्रोस्टिट्यूशन, ये सब भी चीजें होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। मेल पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फीमेल पॉपुलेशन कम होगी, उसकी वजह से ये सारी जो इश्यूज हैं वो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो ये चाइना का एक्सपीरियंस है जो हम लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से चल रही हैं चीजें। अच्छा, तो अब सारी चीजें आपने पढ़ ली, हमने क्या बात किया, हमने बॉडी के अंदर एक तो ये बात कर ली कि जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड,
नीड टू हैव 2 चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, जरूरत क्या है। तो आप इसको जो है एस्से का भी कंटेंट आपके पास मिल गया, आर्ग्यूमेंट का भी मिल गया। कैसे, अब नीड मतलब कि आपकी जरूरत, मतलब कि आप आर्ग्यूमेंट इन फेवर कर रहे हो, है ना, फेवर में आपने आर्ग्यूमेंट लिखना है, तो वो नीड के अंदर आप वो पॉइंट्स याद रख सकते हो और वो लिख सकते हो। अगर आपने आर्ग्यूमेंट भी लिखना है तो 4 पॉइंट्स अगर लिख दिए बहुत है, 3 पॉइंट्स भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए बहुत है। ठीक है, और अगर ऐसे में और ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज में आपका आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट आ गया उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, सो द पॉइंट है कि आर्ग्यूमेंट भी बन गया, ऐसे भी बन गया। ऐसे में हमने नीड लिख दिया, ऐसे में हमने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी। हम लोग बात करते हैं कि क्या वे फॉरवर्ड है, कि क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है या कंक्लूजन हो सकता है। सिंपल सी चीज है, हमें बैलेंस अप्रोच लेनी है। हम ऐसा भी नहीं कि पूरा का पूरा लीगली बाइंडिंग कर दिया लोगों के ऊपर। ये एक डेमोक्रेसी में नहीं होता, ये कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री में नहीं होता है ना। तो इस तरीके से ये भी नहीं कर सकते, और ये भी नहीं कर सकते कि लोगों को खुले छूट दे दी जाए, या इस तरीके से लोगों को अवेयर ना करें कि रिलेटेड टू क्या रिपरकशंस हो सकते हैं अगर आप 2 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे हो और इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो बैलेंस इसके लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाट बेस्ट वी हैव टू डू इज एजुकेशनल लेवल ऑफ गर्ल चाइल्ड हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। एजुकेशनल लेवल ऑफ गर्ल चाइल्ड इंक्रीज करने से बहुत ज्यादा एक कास्केडिंग इफेक्ट पड़ सकता है, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है। क्यों, क्योंकि अगर लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी तो ऑब्वियस ही चीज है, एजुकेटेड वुमेन ये सोचती है कि मैं करियर ओरिएंटेड अपना फोकस रखूं। करियर ओरिएंटेड रखेंगे तो ज्यादा जो है वो अपने हस्बैंड के साथ तालमेल बैठा पाएंगे। तो हस्बैंड वाइफ जब दोनों तालमेल बैठा पाएंगे तो फैमिली प्लानिंग भी उसी हिसाब से होगी, ताकि करियर भी रहे और अपनी फैमिली प्लानिंग भी रहे। तो एक इस तरीके से एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल चाइल्ड। ठीक है, हमने देखा कि एजुकेशन में इसीलिए अभी भी इतनी अच्छी सिचुएशन है नहीं गर्ल चाइल्ड की। इनिशियली जो प्राइमरी स्कूल्स में अगर देखा जाए, एसर रिपोर्ट के हिसाब से, एसर जो रिपोर्ट है एजुकेशन के ऊपर, जो रिपोर्ट आती है, ये आपने पढ़ी भी होगी करंट अफेयर में, तो इस रिपोर्ट के हिसाब से ये देखा जाता है कि बच्चियां जो है, लड़कियां जो हैं, वो इनिशियली जो प्राइमरी स्कूल होता है वहां तक तो उनका रेशो ठीक है, उनका परसेंटेज ठीक है, लेकिन उसके बाद उनका परसेंटेज कम होता जा रहा है। तो मतलब इनिशियल लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे तो सबको ही पेरेंट्स जो हैं बच्चों को, लड़कियों को भेजते हैं एजुकेशन के लिए, लेकिन फिर बाद में जाके उनको निकाल लिया जाता है। स्कूल ड्रॉप आउट रेशो जो होता है, ड्रॉप आउट, वो ज्यादा है लड़कियों का लड़कों के कंपैरेटिवली, विच इज नेगेटिव इमेज या नेगेटिव रिजल्ट, है ना। सो ये चीज गलत है। ठीक है, उसके बाद इसमें एजुकेशन में और क्या क्या किया जा सकता है, जैसे कम्युनिटी लीडरशिप जो है उनको इन्वॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, जो अच्छे धर्म गुरु होते हैं, जो अच्छी एक जिंदगी जीने का तरीका बता रहे हैं, तो उनको क्या किया जा सकता है, उनकी अच्छी खासी अपनी फैन फॉलोइंग होती है, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, तो दे कैन यूज देयर प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन एजुकेट पीपल। कि अगर आपका जो सोशल, अगर आप इस तरीके से फैमिली प्लानिंग करेंगे इन अ वेरी एक अपने तरीके से, वो अगर एजुकेट कर पाए, अवेयर कर पाए, तो उससे बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकती है। ठीक है, इंडिया में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि दे कैन टेल पीपल कि क्या सोशियो इकोनॉमिक एंड हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर आप जो है लेस, अगर आपके फैमिली में बच्चे होंगे तो किस तरीके से आप आगे देश को कंट्रीब्यूट कर सकते हो, किस तरीके से अपने लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ये सारी एजुकेशनल अवेयरनेस चीजें जो है वो हमारे कम्युनिटीज के जो लीडर हैं दे कैन हेल्प आउट। अंडरस्टूड। सो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आप याद रख सकते हैं। गवर्नमेंट इसके रिलेटेड क्या कर सकती है, गवर्नमेंट जो लीगल एज है वुमेन्स की, उनको जो है 21 कर सकती है। 21 पहले जो है अभी 18 है, उसको 21 कर दिया जाए, ताकि जो है उनके पास ज्यादा मौका हो पढ़ाई लिखाई करने का। अगर इतना इतना भी कर दिया तो वुमेन्स के पास ज्यादा टाइम रहेगा टू स्पेंड मोर टाइम ऑन देयर करियर एंड देन अल्टीमेटली दे कैन गेट मैरिड। तो जब इतना एजुकेशन हो जाएगा तो ऑब्वियसली इट इज बेनिफिशियल फॉर देम ऑल्सो टू टेक देयर ओन डिसीजन, है ना। सो ये चीज जो है हमने कंप्लीट कर ली। से 40 वर्ड पैराग्राफ, 3 से 4 पैराग्राफ आप अच्छे से लिख सकते हैं। सो दिस इज आर
content and particular topic which is two child India. Okay. Now next step. एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक है. ये टॉपिक पढ़ने के बाद यू कैन राइट प्रॉपर यू नो विद द फैक्ट्स एंड फिगर एग्रीकल्चर में आप लिख सकते हैं. ठीक है, चलिए सो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं. लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक. ओके, नाउ सो रीजन फॉर इमर्जिंग ट्रेंड. ठीक है, रीजन फॉर इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इश्यूज फेस्ड बाय वुमेन इन द एग्रीकल्चर. इश्यूज हैं और क्या रीजंस हैं ये हम लोग बात करते हैं. ठीक है, अब इसमें सबसे पहली बात है इसका जो थीम है दैट इज एग्रीकल्चर. ठीक है, और एग्रीकल्चर के अंदर जो सोशल थीम है, एक तरीके से बोले तो एक होलिस्टिकली बोले तो सोशल थीम है. अंडरस्टूड. सोशल थीम के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर विमेन्स का पार्टिसिपेशन. ठीक है, क्यों अब बढ़ता जा रहा है तो उसी को हमने फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ये ट्रेंड देखा जा रहा है, इमर्जिंग ट्रेंड देखा जा रहा है, और इस वजह से अब विमेन्स को क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं हम उसकी बात करते हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन. हम लोग क्या बात करेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या हम देखते हैं. देखिए, इंट्रोडक्शन मैं बेसिकली स्टार्ट कर सकता हूं किसी कोट के साथ, मैं किसी केस स्टडी के साथ स्टार्ट कर सकता हूं, मैं किसी फैक्ट फिगर के साथ स्टार्ट कर सकता हूं, मैं लिंक कर सकता हूं, क्योंकि लिंक करने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि हमारे पास वैसे ही 250-270 वर्ड्स लिखने के लिए होते हैं, तो उसमें भी हम एक्स्ट्रा चीजें लिख लेंगे तो वो कुछ फायदा होगा नहीं, है ना. तो कैसे हम लोग लिंक कर सकते हैं या कैसे हम लोग किसी पर्टिकुलर फैक्ट फिगर को कोट कर सकते हैं वो देखते हैं. देखिए, सबसे पहली बात कि एग्रीकल्चर में विमेन्स का पार्टिसिपेशन, तो वो उसके रिलेटेड ही हम लोग सर्कल के अंदर हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट लिखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल सेंसस 2015-16, इसको तो आपको याद रखना ही रखना है, कहीं पर भी यूज कर दीजिए जहां पर भी एग्रीकल्चर का पॉइंट आ रहा है. एग्रीकल्चरल सेंसस 2016, सो फीमेल का जो होल्डिंग्स है वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2015 से लेके 2010-11 का कंपैरेटिवली एनालिसिस करें तो देयर इज 0.8%, 0%. सो मतलब देखिए इतना ज्यादा होल्डिंग जो है फीमेल्स ने ऑपरेशन मतलब फीमेल्स का पार्टिसिपेशन जो है एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर अगर देखा जाए तो इतना परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हुआ है. ठीक है, ये परसेंटेज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. डन हो गया. सो ये हमने बता दिया, एक बहुत ही अच्छा वैलिड पॉइंट था जो हमने इंट्रो में इंक्लूड कर दिया. ठीक है, अब ये इंट्रो जो है किस तरीके से हम लोग लिंक करें टॉपिक के साथ. दिस इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है द राइजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल्स इन द मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन इन एग्रीकल्चर विच इज टर्म्ड एज फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. समझ आ गया. सो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये जो ट्रेंड दिख रहा है कि जहां पे फीमेल्स का मैनेजमेंट में भी रोल प्ले हो रहा है, ऑपरेशनल में भी रोल प्ले कर रहा है एग्रीकल्चर के हिसाब से, एग्रीकल्चर के अंदर, तो ये व्हाट इट शोज, दीज ट्रेंड शोज कि फीमेल्स का पार्टिसिपेशन फेमिनाइजेशन एग्रीकल्चर में बढ़ते जा रहा है. ठीक है, अब इसमें जो था वो सवाल यही था ना कि क्या क्या रीजन है. पहला हमें बॉडी में रीजन लिखना है और दूसरा क्या लिखना है, हमें इश्यूज क्या है वो के अंदर हमने. ठीक है, सो सबसे पहले तो हम लोग रीजन देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास रीजंस है. अब देखिए रीजंस फॉर इमर्जिंग ट्रेंड, तो रीजंस फॉर इमर्जिंग ट्रेंड का क्या रीजंस हो सकते हैं. सबसे पहला रीजन है चीप एंड इजीली अवेलेबल लेबर. ठीक है, सिंपल सी बात है कि फीमेल्स जो होती हैं वो दे आर ओके. जो अपने कंट्री साइड या रूरल एरिया, एग्रीकल्चर कहाँ पे होता है, मेजरली विलेज में होता है, रूरल एरियाज में होते हैं, तो वहां पे फीमेल्स के पास ऑब्वियसली इलिटरेसी होती है, वो इतने ज्यादा उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होते, इतना ज्यादा फ्रीडम नहीं होता. सो उनको जो काम मिल जाता है वो लो वेजेस में कर लेती हैं. सो लो पेड रेगुलर वर्क उनको एग्रीकल्चर में मिल जाता है, वो एक्सेप्ट कर लेती हैं. ठीक है, सो इट इज इजीली अवेलेबल फॉर देम. ठीक है, तो इसीलिए वो ज्यादा वो नहीं, ऑप्शन उनके पास होते नहीं है. सो दिस इज कि ये जो ट्रेंड है देखने को मिलता है
मेल के पार्टिसिपेशन का, ठीक है। और ऊपर से क्या है कि जो मेल काउंटर पार्ट है, जो मेल्स होते हैं, वो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में उनको कुछ खास मिल नहीं रहा है, बिकॉज ऑफ नेचुरल रीजंस की वजह से भी हो रहा है, नेचर भी उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है एग्रीकल्चर में, रेनफॉल डिले हो जाती है, कभी रेनफॉल जल्दी आ जाती है, फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से भी इतना सपोर्ट नहीं मिलता है कहीं ना कहीं, और ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से अब मेल जो है वो सोचता है यार मुझे पैसा चाहिए, अब मैं एग्रीकल्चर से करूं तो वो तो मिल नहीं रहा है, तो मैं कहीं और काम कर लेता हूं, तो वो आउट माइग्रेशन कर लेता है। क्या कर लेता है? आउट माइग्रेशन कर लेता है। आउट माइग्रेशन का मतलब यही है कि अपने घर से निकलता है और शहरों में बसना शुरू कर देता है, ठीक है। शहरों में बसना शुरू इसलिए करेगा ताकि उसको जो है कुछ ना कुछ अर्निंग हो इस तरीके से। तो आउट माइग्रेशन अगर घर का मेल मेंबर कर रहा है तो फीमेल तो एग्रीकल्चर संभालेगी। उसके बाद फीमेल को काम इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि उसके पास जो पैसे आते हैं, रेमिटेंसेस जो उसका हस्बैंड भेज रहा है या मेल मेंबर भेज रहा है कहीं और काम करके, नॉन फार्म एक्टिविटीज में काम करके, वो जो पैसा है वो उसको भी नहीं पता होता कि रेगुलर होगा या इरेगुलर है, कि कभी ना आए पैसे तो क्या करूंगी मैं, है ना। तो उस सिचुएशन में भी उसको जो है एग्रीकल्चर में काम करना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा एग्रेरियन डिस्ट्रेस मैंने बता दिया, आपको पता ही है एग्रीकल्चर में कुछ ना कुछ नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से डिस्ट्रेस क्रिएट होता रहता है, कभी फसलें खराब हो जाती हैं, कभी क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चले जाता है, तो ये सारी चीजें जो है एग्रेरियन डिस्ट्रेस को कंट्रीब्यूट करती है, इसीलिए मेल चले जा रहे हैं बाहर और इसीलिए फीमेल्स का पार्टिसिपेशन अब अल्टीमेटली देखा जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ऑफ मेल मेंबर्स। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ऑफ मेल मेंबर्स देखा जाता है, मेल मेंबर्स बाहर जा रहे हैं ताकि उनको कुछ ना कुछ अर्निंग मिले, और इस वजह से घर पे जो महिला है वही काम कर रही है। सो यू हैव तीन रीजंस आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं फीमेल के पार्टिसिपेशन को लेके। अब इसके बाद हम लोग इश्यूज की बात करते हैं। व्हाट आर द इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू फीमेल्स जो उनको फेस करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है वेज गैप। वेज गैप का मतलब यही है कि मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई मेल काम कर रहा है, फीमेल काम कर रही है, तो वेज गैप उनके बीच में होता ही होता है। फीमेल्स के पास और ऑप्शन नहीं होने की वजह से उनको वो काम करना पड़ता है, ठीक है। सो वेज गैप काफी ज्यादा देखा जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद इलिटरेसी इसीलिए है भैया, स्कूल ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा होता है फीमेल्स का, इसीलिए वो इलिटरेट होती हैं। दे हैव नो आइडिया अबाउट कौन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, बेनिफिट्स हैं, मेरे क्या क्या राइट्स हैं, वो सारी एजुकेशन से आती है, और वो एजुकेशन उनके पास अवेलेबल नहीं होती है, इसीलिए वो ये चीज जो है वो उनको फेस करने को मिलती है, जिससे आगे उनको बहुत इफेक्ट्स कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। उसके अलावा जो है एब्सेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, बिल्कुल उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो खुलेआम दे दिया जाता है कि आपको घर संभालना है, आपको एग्रीकल्चर संभालना है, आपको सबको संभालना है, लेकिन आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है। उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती कि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या आगे, फॉर एग्जांपल फार्मिंग कब क्या करनी है, जो भी डिसीजंस होते हैं घर के उधर के, वो बहुत लिमिटेड उनके पास होते हैं, विच इज रॉन्ग, है ना। सो फीमेल्स जो है बहुत बढ़िया डिसीजन मेकर्स होती हैं। आप मैनेजमेंट में देख लीजिए, टॉप कॉर्पोरेट्स में देख लीजिए, फीमेल्स को ज्यादा प्रेफरेंस भी दी जाती है। वैसे उनका नंबर जो होता है कम है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेफरेंस ज्यादा है, क्योंकि उनका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ज्यादा लेवल पे अच्छी होती है ना। बट यहाँ पे एग्रीकल्चर में देखा जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा, डिसीजन मेकिंग पावर कम, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा जो है हम लोग बात कर सकते हैं एसेट ओनरशिप की। एसेट ओनरशिप में क्या है कि ऑब्वियसली काम वही करे जा रही है, वही काम कर रही है, लेकिन उसकी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो नाम किसी और के होगी, उसके हस्बैंड की होगी, किसी और की होगी, तो उनके पास एसेट ओनरशिप नहीं होती। जब एसेट ओनरशिप नहीं होगी तो कोई भी बेदखल कर सकता है, कोई भी मना कर सकता है काम के लिए। इस तरीके से अपनी जो पूरी एफिशिएंसी होती है वो निकल नहीं पाती, क्योंकि डर लगता है कहीं एसेट ओनरशिप मेरे पास तो है नहीं, सो मैं इतना एफर्ट क्यों लगा रही हूँ। इस तरीके से ये सारे थॉट प्रोसेसेस, सारी चीजें इसके अंदर इश्यूज है जो फेस किए जाते हैं, ठीक है। सो इस वजह से क्या रहता है, इस वजह से जो फीमेल्स हैं उनका पुअर इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ रहती ही रहती है,
ठीक है, उनका जो पुअर इकोनॉमिक हो गया, उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज हो गई, सोशल ग्रोथ हो गया, उनका हेल्थ हो गया, वो डाउन ही जाता जाता रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है देख लिया, इश्यूज भी देख लिए। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी पर्टिकुलर द लास्ट थिंग, दैट इज वे फॉरवर्ड। क्या होना चाहिए? वे फॉरवर्ड यही होगा कि प्रमोटिंग द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, प्रमोटिंग द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है वो काम क्या करेगा? वो काम करेगा वुमेन्स को हेल्प करेगा कि आप किस तरीके से एग्रीकल्चर में और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडिशन लेकर आ सकते हो, वैल्यू एडिशन लेकर आ सकते हो। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो, आपको हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की नॉलेज देंगे। साथ ही साथ हम आपको एक तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, आपको अलग अलग एस्पेक्ट्स बताए जाएंगे एग्रीकल्चर के, किस तरीके से आप एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी ला सकते हो, है कि नहीं? सो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इट कैन वर्क एट विलेज लेवल। तो पहले तो विलेज लेवल पे ही शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। सो विलेज लेवल पे दे कैन स्टार्ट वर्किंग, एंड ऑब्वियस सी चीज है कि इनका जो इंटरेक्शन होता है, देखिए कोविड के टाइम पे जब लास्ट ईयर कोविड का सिचुएशन आया था, सो दीज सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्चुअली प्लेड एट अ ग्राउंड लेवल वेरी वेरी प्रोएक्टिवली, क्योंकि ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये कम्युनिटी के अंदर से ही निकल के आते हैं, और इनका जो इंटरेक्शन होता है बहुत कमाल का होता है। इनको एक एक चीज का पता होता है कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पे अवेलेबल है। तो सरकार सिर्फ इनको, या डेप्यूटी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वो ज्यादातर इन्हीं लोगों के ऊपर रिलाय होते हैं कि यहीं से जो है एक्चुअल जो फ्रूटफुल रिजल्ट होता है वो यहीं से आता है, ठीक है। और पहला तो पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो है इनको प्रोवाइड किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर में हाथों से काम करना इज नॉट द नीड ऑफ एन आवर। आज के टाइम पे यू नीड मैकेनाइजेशन, यू नीड टेक्नोलॉजी, ये सारी जो टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजमेंट है, दैट इज what is required for the women's also. So obviously अगर एग्रीकल्चर में फेमिनाइजेशन हो रहा है तो उसमें हमें टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज करना पड़ेगा, एजुकेशन इन्फ्यूज करना पड़ेगा, तब जाके एक एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ देखी जाएगी, और उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो होगा वो फीमेल्स का होगा। और तब जाके वो सारी जो इश्यूज हैं, जैसे वेज गैप हो गया, एसेट ओनरशिप हो गया, इलिटरेसी हो गया, डिसीजन मेकिंग पावर, ये सारे इश्यूज को टैकल तभी किया जा सकता है कि नहीं? तो ये चीजें हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको वे फॉरवर्ड में और एक आधा पॉइंट ऐड ऑन करना है, सो सब नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एजुकेशन। एग्रीकल्चरल एजुकेशन नीड्स टू बी मेड जेंडर सेंसिटिव, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मेल्स को वो एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, दैट नीड्स टू बी गिवन टू दी फीमेल्स ऑल्सो, बिकॉज फीमेल्स का अभी पार्टिसिपेशन बढ़ते ही जा रहा है। और ऑब्वियसली चीज है, मेल सोचता है मुझे फटाफट जो है एग्रीकल्चर से आजकल नहीं कुछ मिल पा रहा है, इसीलिए नाउ फीमेल हैव दैट कमांड ओवर दी दिस सेक्टर, तो दे हैव टू प्रूव इट, बट वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से प्रूव हो सकता है, ठीक है। और ये सारी जो चीजें हैं, ये अगर प्रूफ हो जाती हैं, जैसे आप देखेंगे एक एग्जाम्पल अगर हम बात करें, तो अमूल जो ब्रांड है, गुजरात में अमूल ब्रांड जो स्टैब्लिश हुआ, तो इसी बेसिस पे स्टैब्लिश हुआ कि फीमेल्स ने पार्टिसिपेट किया, दे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग द मिल्क एट अ वेरी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। उन्होंने हर इस तरीके से मिल्क प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, फिर वो सेंटर में जाता था, सेंटर से वो फिर पूरा उसको कस्टमाइज किया जाता था, कमर्शलाइज किया गया, और आगे जाके पूरा ब्रांड तैयार हो गया। तो वो फीमेल के पार्टिसिपेशन से इतना बड़ा ब्रांड जो है वो आज के टाइम पे बन चुका है। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़रूरत है, अगर फीमेल का इस तरीके से आप होलिस्टिकली अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करें, तो तभी होगा फीमेल्स का सोशियो डेवलपमेंट, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट तभी हो पाएगा व्हेन देयर इज अ टेक्नोलॉजी, देयर इज अ एजुकेशन, एंड देयर इज अ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। डन। चलिए, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इकोनॉमिक्स जो है हमने कवर किया हुआ है, वी कंप्लीटेड आवर इकोनॉमिक्स चैप्टर। नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक लास्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, मतलब 2 चैप्टर हैं इकोनॉमिक्स के, मैक्रो इकोनॉमिक्स के, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीडियोस के अंदर वील बी एबल टू कवर इट, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू टू एवरीवन। जय हिंद।